आज हम लेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण का भाग 2। और इसमें हम लेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। तब लेते हैं हम अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण को यहाँ पर मुख्यतः धातुओं से क्रिया और कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया के रूप में अध्ययन करेंगे। तब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो पहला लेते हैं धातुओं से क्रिया। किसका लेंगे? अम्ल का। अर्थात अम्ल धातुओं से क्रिया किस प्रकार करती है। तब सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, लवण तो बनाती ही है लेकिन साथ में क्या करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अम्ल प्लस धातु क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन। अब इसको हम एक उदाहरण लेते हैं। तब इसके लिए लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु से अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तब यहाँ पर देखो एक अम्ल लिया गया है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक धातु लिया गया है। कौन सा धातु ले लिया गया है? जिंक। और इन दोनों के बीच अभिक्रिया को हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सूत्र क्या होता है? HCl। और जिंक धातु है जिसका संकेत क्या होता है? Zn। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं? HCl। और एक Q लिखा है, इसका अर्थ होता है एक्वा अर्थात जलीय विलयन। Zn इसके बगल में क्या लिखा गया है? S मतलब सॉलिड अर्थात दानेदार या चूर्ण के रूप में या ठोस। और इन दोनों के बीच जो अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? जिंक क्लोराइड ZnCl2। जिंक और क्या है? क्लोराइड। तो इसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ये जलीय विलयन के में रहेगा। और H2 ऊपर तीर की निशान यहाँ पर दिख रहे हो, इसका अर्थ क्या है? ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, विस्थापित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक धातु में जो अभिक्रिया होती है तब जिंक क्लोराइड लवण के रूप में बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी तरह से इसका हम दूसरा उदाहरण लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और ये लोहा एक धातु है, इससे अभिक्रिया करके संगत लवण अर्थात क्या बनाया? ये फेरस सल्फेट FeSO4 और क्या मुक्त किया? हाइड्रोजन गैस H2O। इसके बाद अब आगे लेते हैं हम धातुओं से ही क्रिया लेंगे। अब किसका लेंगे? क्षार का। तब यहाँ पर देखते हैं कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। यहाँ पर याद रखना सभी धातुएं क्रिया नहीं करती, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसमें हम उदाहरण के लिए लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में दानेदार जिंक डालकर गर्म करने से सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तब आगे आप लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सूत्र जी? NaOH। हाँ, NaOH। तो NaOH एक्वा जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं हम? जिंक। और इसमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए समीकरण का जो तीर का चिन्ह होता है उसके ऊपर गर्म लिख दिए। तब यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट जिसका सूत्र है Na2ZnO2। और क्या मुक्त हुआ? H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ धातुएं क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे हमने देखा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को गर्म करने पर सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब आगे आ जाते हैं अम्ल का धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है धातु कार्बोनेट किसको कहते हैं। तब जितने भी यौगिक है जो कार्बोनेट कहलाती है तो जनरली क्या होती है? धातुओं के साथ होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सुने हो नाम? क्या है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO
हाँ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हुआ, तो सोडियम क्या है, धातु है, और उसका कार्बोनेट CO3, तो इस तरह से धातु कार्बोनेट। इसी तरह से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे तब सोडियम बाई कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में आ जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तब इसके साथ अभिक्रिया को लेते हैं, तब सभी धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पर लवण तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाती है। तो ये इसका जो विशेषता है, यहाँ पर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। तब यह इसको समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे प्लस अम्ल, क्या बना फिर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना जल। ठीक है, एक उदाहरण लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं उदाहरण में। तब उदाहरण में हम उसी को ले रहे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये क्या हुआ, धातु कार्बोनेट हुआ। एक अम्ल लेते हैं HCl से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड लवण पानी H2O व कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तब हम धातु कार्बोनेट में ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड के रूप में लिए हैं, और जलीय विलयन में हम क्या लिए हैं, अम्लों को लिए हैं 2HCl। तब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाती है, NaCl, जलीय विलयन में रह जाएगा ये, प्लस जल बनाएगी H2O, और क्या मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण है ये। इसका सूत्र क्या है, NaHCO3, ये अम्ल से क्रिया करके लवण पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तब इसको समीकरण के रूप में इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, NaHCO3 सॉलिड में रहेगी, HCl एक पर जलीय विलयन रहेगा, इसका क्या बना यहाँ पर NaCl, जलीय विलयन में पानी बनता है, H2O लिक्विड, और गैस के रूप में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जितने भी धातु कार्बोनेट है अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। अगला लेते हैं क्षार का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर प्रश्न आप बोल सकते हो कि धातु कार्बोनेट के साथ क्षार का क्रिया नहीं होता है ना, इसीलिए क्षार का जो क्रिया है अधातु ऑक्साइड के साथ लेते हैं। ये अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातुओं का ऑक्साइड, तो वैसे ही तुम लोग को जानकारी होगी, जो तत्व होता है उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया होता है, क्या क्या, धातु, अधातु और उपधातु। तो जनरली क्या होते हैं कि जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है धातु, और सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है अधातु। इसके बारे में अगले चैप्टर में या नेक्स्ट अध्याय में हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल आपको उदाहरण के रूप में समझना है। तो जो अधातु का ऑक्साइड होती है, तो प्रमुख अधातु हम लेते हैं, एक तो कार्बन अधातु है, और उसका ऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से सल्फर, जिसका संकेत क्या होता है, सल्फर का संकेत एस, ठीक, और उसका ऑक्साइड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से अधातुओं के ऑक्साइड। तो जो क्षार जो होता है अधातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और जल बनाते हैं। तब इस तरह से इसको समीकरण को हम इस तरह से समझ सकते हैं, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक, और ये अभिक्रिया करके लवण और जल। उदाहरण में अब लेते हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती है। क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती है। अब इसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लेते हैं, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ये SO2 जी लिखा गया है,
गैस को प्रदर्शित करती है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है NaOH एक्वा, तो ये क्षार हो गया और ये अभिक्रिया करके क्या बनाया Na2SO3 एक्वा जलीय विलयन में रहेगी, सोडियम सल्फाइड और क्या बना H2O लिक्विड द्रव। इसी तरह से एक तो सल्फर डाइऑक्साइड के ले सकते हैं, दूसरा उदाहरण आप याद कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है अधातुओं के ऑक्साइड, ये भी क्या होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती है Na2CO3, क्या है ये सोडियम कार्बोनेट और क्या बनाया पानी। इसको चाहो तो आप घर में प्रयोग करके देख सकते हो, कैसे देखोगे तब यहाँ पर क्या होता है साबुन बनाने का जो सोडा होता है वो क्या है वास्तव में सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको जल में घोलोगे तब कुछ समय के पश्चात क्या हो जाती है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने पड़ता है, अर्थात क्या बनता है वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होने लगती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेता है, तब इस तरह से ये अभिक्रिया वहाँ पर होती है। अगला हम लेते हैं अब अगला हम रिएक्शन लेंगे अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया। अभी तक हम अम्ल के अलग अलग पदार्थों के साथ क्रिया और क्षार से अलग अलग पदार्थों के साथ क्रिया का अध्ययन किए हैं। अब अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया लेंगे, तब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, एक अम्ल ले लिए HCl और क्षार ले लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाया NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बना लिया और H2O अर्थात जल बना लिए। इसी तरह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप आसानी से प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हो। तो प्रयोग को इस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे करना है इसको समझ लो, है ना। तो एक परग नली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और उसमें 1-2 बूंद फिनाप्थिलीन, फिनाप्थिलीन क्या है सूचक है, फिनाप्थिलीन डालना है। अब उसके पश्चात परग नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालना है। कब तक डालना है जब तक विलयन का रंग गुलाबी ना हो जाए। तो ये गुलाबी हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ, तो जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाप्थिलीन डालते हैं तो फिनाप्थिलीन क्या होती है अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देती, लेकिन उसी परग नली में हमने क्या डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डालते जाते हैं तब धीरे धीरे अभिक्रिया होते रहती है, और कब तक अभिक्रिया होती है उदासीन होते तक, और जब उदासीन हो जाती है तब फिर हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो माध्यम क्या हो जाती है क्षारीय हो जाती है, और क्षारीय माध्यम होने के कारण और सूचक फिनाप्थिलीन क्या करता है गुलाबी रंग देता है, इसलिए विलयन का रंग गुलाबी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जो HCl अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये आपस में अभिक्रिया करके NaCl और जल बनाती है। तो इस प्रयोग को आप करके घर में भी देख सकते हैं, या फिर जब विद्यालय आएंगे तब इस प्रयोग को करके दिखलाया जाएगा। अब आगे हम अम्ल और क्षार के एक अन्य और जो गुण है विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता अर्थात विद्युत का चालन होता है या नहीं होता, इसके लिए एक प्रयोग आप घर में करके देखना। एक बीकर ले लेना है आपको या फिर कांच का गिलास ले लेना है, और इसमें क्या करना है पानी सामान्य पानी डालना है, और इसमें अम्ल की 2-4 बूंदें अर्थात क्या होगा HCl ले सकते हैं, और उसके बाद एक बैटरी ले लेना है एक बल्ब, और इस तरह से सीरीज में जोड़ देना है समानांतर क्रम में, और जो तार का जो दोनों सिरा रहेगा उसको अलग अलग इस तरह से विलयन में डुबोना है। तब इस तरह से डुबोएंगे तब क्या होगी बल्ब जलने लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत का चालन होता है। इसी तरह से प्रयोग आप
क्षार की ले कर सकते हैं, खाने का सोडा या फिर धावन सोडा का विलयन लेकर इस प्रयोग को करेंगे। तब इस तरह से हम जान सकते हैं कि अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस बात को याद रखोगे, अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आगे बात यहाँ पर आता है, चूंकि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होती है। आप पिछली कक्षा या 9वीं में पढ़ चुके हो, जो विलयन होता है उस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, आयन के कारण होती है। अर्थात वहाँ पर या तो धन आयन होंगे या ऋण आयन होंगे। तो इस तरह से जब हम जान चुके हैं कि अम्ल या क्षार के जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका अर्थ क्या होता है, अम्ल या जो क्षार है वो पहले आयनित होती है, अर्थात आयनीकरण हो जाता है। तभी से एक निष्कर्ष निकलता है कि जब अम्ल या क्षार का विलयन बनाते हैं तब उसका आयनीकरण होता है। अब आगे यहाँ पर लेते हैं आखिर आयनीकरण क्या है। वैसे 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, फिर भी हम याद दिलाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आयनीकरण को समझते हैं। तो आयनीकरण क्या है, इसके लिए लेते हैं हम, जब किसी अम्ल, क्षार या लवण को जल में विलयन बनाते हैं या घोलते हैं तब ये पदार्थ धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हो जाती है और इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। अर्थात कोई भी अम्ल हो या क्षार हो या लवण हो, जल में घुलते हैं तब वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग धन आयन होता है और दूसरा भाग ऋण आयन होता है। ये विलयन में ही रहेगा, ये दिखाई नहीं देती ना। और जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। अब आगे लेते हैं हम अम्ल का आयनीकरण। तो अम्ल का जो आयनीकरण है, अम्ल का आयनीकरण, तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होती है, धन आवेशित आयन H+, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, तथा एक ऋण आवेशित आयन होता है। तो ऋण आवेशित आयन हम क्या लेंगे, जो अम्ल लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि कौन सा ऋण आवेशित आयन बनेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई भी अम्ल है तब जो धन आयन होता है वो हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन आयन H+ होता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम H2SO4, तो H2SO4 का जलीय विलयन लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 2H+ बनेगा प्लस सल्फेट आयन SO4- बन जाएगा। तो इस तरह से ये चूँकि सल्फ्यूरिक अम्ल है तब क्या बना, सल्फेट आयन बना और एक धन आयन बना। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के बजाय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तब इसका जो जलीय विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन आयन H+ तो बनेगा ही, लेकिन जो ऋण आवेशित आयन है वो क्लोराइड आयन होगा। तीसरा से हम देखते हैं कि अलग अलग अम्ल के लिए ऋण आवेशित आयन जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन हाइड्रोजन आयन निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। अब आगे लेते हैं क्षार का आयनीकरण। तो जब क्षार को जल में घोलते हैं या विलयन बनाते हैं तब ऋण आवेशित हाइड्रॉक्सिल आयन होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्षार का जब विलयन बनाया जाता है तब ऋण आवेशित जो आयन होता है हाइड्रॉक्सिल आयन OH- होता है और एक धन आयन में वियोजित होती है। तब यहाँ पर धन आयन अलग अलग क्षार के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इसका जो ऋण आयन है हाइड्रॉक्सिल आयन सभी के लिए रहेगा ये। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है ये, इसका जो जलीय विलयन लेंगे तो Na+ अर्थात धन आयन सोडियम बना और OH-, तो इस तरह से ऋण आयन बनता है यहाँ पर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो धन आयन कैल्शियम आयन बनेगा Ca2+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- रहेगा ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अम्ल का जब आयनीकरण होता है तब H+ आयन निश्चित रूप से बनती है और क्षार का आयनीकरण होता है तब OH आयन निश्चित रूप से बनती है। आगे यहाँ पर देखते हैं लवण का आयनीकरण। लवण भी जल में घुलकर धन आयन व ऋण आयन तो देते हैं, अर्थात धनात्मक आयन बनेगा, ऋणात्मक आयन बनेगा। तो ये लवण जो होता है ना तो H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं और न ही हाइड्रॉक्सिल OH- आयन देते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, एक लवण है NaCl, इसका जलीय विलयन लेंगे तो Na+ सोडियम आयन मिला धन आयन और Cl- ऋण आयन प्राप्त होता है। तो
धन आयन और ऋण आयन तो देते हैं, लेकिन ना तो H+ आयन है ना ही OH- आयन। इसी तरह से सोडियम जो कार्बोनेट है ये भी क्या है, एक लवण है। इसका भी जलीय विलयन में देखेंगे तब सोडियम आयन Na+ बना और कार्बोनेट आयन माइनस आयन बना, तब क्या हुआ, ये धन आयन और ऋण आयन देते हैं लेकिन H+ या OH आयन नहीं देते। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तब इसके आधार पर हम अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया है, अर्थात अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर निश्चित रूप से H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अहर्नियस का सिद्धांत कहलाता है, या अहर्नियस के अनुसार अम्ल क्षार की अभिधारणा कहलाती है। चूंकि अहर्नियस ने ही बतलाया था कि जो अम्ल या का अम्लीय गुण या क्षार का क्षारीय गुण उसके द्वारा उत्पन्न H+ या OH- आयन के कारण होता है। जब तक कोई अम्ल या क्षार हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक उसमें अम्लीय या क्षारीय गुण उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए हम एक प्रयोग के द्वारा बतलाएंगे कि बिना आयन के कोई भी जो अम्ल या क्षार है वो गुण उत्पन्न करता है या नहीं करता है। इस प्रयोग को हम आगे भी देखेंगे। हाँ, ये पीएच पेपर है, ये क्या होगा, अलग अलग माध्यम में अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। और ये यहाँ पर हम लिए हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, एक तरह का क्षार है। अगर हम इस पर सूखे में इसको रख रहे हैं ऐसा करके, देख रहे हैं आप, ये तो कोई रंग नहीं दे रहा है। यहाँ पर रंग परिवर्तन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी अम्ल या क्षार क्या होता है, सूखे में अर्थात जब तक आयन नहीं बनती तब तक उसका गुण प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा गीला कर देते हैं, मान लो पीएच पेपर को हम गीला कर दिए, अब गीला करने के बाद यदि हम अम्ल या क्षार से रखते हैं तब क्या होती है, तुरंत कलर अर्थात रंग परिवर्तन हो गया, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पर। इससे अर्थ क्या हुआ, कोई भी अम्ल या क्षार जब तक आयनित नहीं होती अपना गुण प्रदर्शित नहीं करती। तब इससे ये जानकारी मिलती है कि आर्द्रता अर्थात या तो नमी होनी चाहिए, अर्थात अम्ल या क्षार को अपना गुण प्रदर्शित करने के लिए वियोजन होना आवश्यक है। आगे आप दूसरा प्रयोग लेते हैं। आगे एक प्रयोग और हम चाक के साथ करते हैं। यहाँ पर चाक एक तरह से क्या होता है, क्षार होता है, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि ये चाक में हम पीएच पेपर को घास रहे हैं या देख रहे हैं, तब यहाँ पर कोई कलर चेंज दिखता नहीं है, अर्थात कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसी को हम चाक को गीला करके करें, देखो कलर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, सफ़ेद सफ़ेद आया हो चाक का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पेपर पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि हम पानी से इसको गीला कर लेते हैं, ये गीला हो गया ये। अब गीले चाक के साथ यदि हम इसको घसते हैं, नहीं आया इसमें, कुछ नहीं दिख रहा है सर। इस तरह से गीले चाक में यदि देख रहे हैं, थोड़ा सा और गीला कर रहे हैं ये, तो गीले में क्या होता है, धीरे धीरे ये कलर चेंज हो रहा है, अर्थात सूखे में कोई अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसको गीला किए तब क्या हुआ, इसमें कलर चेंज हुआ। इससे दोनों से ये स्पष्ट होता है कि जो किसी भी अम्ल या क्षार का अम्लीय गुण या जो क्षारीय गुण है वह आयनित अवस्था में ही प्रदर्शित होती है। कलर दिख रहा है ये,
ठीक। इसी प्रकार HCl गैस शुष्क रहती है, सूखी रहती है, तब अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करती है, परंतु जब इसे जल में घोलते हैं तब ये अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। अर्थात जब तक अम्ल या क्षार आयनित नहीं होती तब तक उसमें अम्लीय या क्षारीय गुण का प्रदर्शन नहीं होती। ठीक है, इतना ही। अगले दिन हम लेंगे कोई भी अम्ल या क्षार है वह कितनी तेजी से आयनित होती है। अम्ल या क्षार की आयनन क्षमता और इसी के आधार पर हम उसकी प्रबलता को पढ़ेंगे।